हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग 90s डे प्लानर परफेक्शन आईएएस का जो है उसके अंडर मिडाइवल को स्टार्ट करने वाले हैं। ये डे 13 होने वाला है। इससे पहले जो डे 1 to 11 थे वो मॉडर्न हिस्ट्री के थे जो कंप्लीट हो चुका है। डे 12 में रिवीजन था, तो वो जो है आप वीडियोस को देख लें, रिवाइज कर लें। और अगर आपने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज से मिडाइवल स्टार्ट होने वाला है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हमारा छोटा सा टारगेट 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। और अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें। आप अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है डे 13 स्टार्ट है, ठीक है। तो टॉपिक है आज का भारत पर अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत। तो चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सिंध पर अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अरबों की सिंध विजय का विस्तृत विवरण चचनामा में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक अल हज्जाम का भतीजा एवं दामाद था। उसने 712 में भारत की सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। अरबों की सिंध पर आक्रमण की विस्तृत जानकारी देने वाला एकमात्र ग्रंथ चर्चनामा है। चर्चनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। इसमें 680 से 718 ईस्वी तक सिंध के इतिहास का वर्णन मिलता है। चर्चनामा की रचना अली कूफी ने किया था। इग्नू कुछ विद्वान अली अहमद को इसका लेखक मानते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अरबों के भारत पर आक्रमण का निम्न में से कौन सा एक परिणाम नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये परिणाम नहीं था, बाकी थे। भारत में इस्लाम का प्रसार प्रारंभ, अरब की मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अरब आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत पर तुर्की आक्रमण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक इसमें से जो है वो सही है। जो है वो कथन संख्या 2 सही है, तो इन्हें देख लेते हैं। तुर्क आक्रमण का उद्देश्य भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था, बाकी सारे गलत हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह तुर्क शासक था। उसने बगदाद के खलीफा से यामनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त करते समय प्रतिज्ञा किया था कि वह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। यह कथन निम्न में से किस शासक के बारे में कहा गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद गजनी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उसने इस्लाम के धर्म प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इलियट के अनुसार ये सारे आक्रमण 1001 से 1026 तक किए गए थे। अपने भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया और साथ ही अपना नाम बुतसिकन रखा। आप में से कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि बुतसिकन का मीनिंग क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के विभिन्न राज्यों पर आक्रमण के समय भारत के विभिन्न राज्यों एवं शासकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सिंध राजा दाहिर। ये गलत है, बाकी सही है। काबुल एवं पंजाब जयपाल, मुल्तान फतेह दाऊद, बंगाल महिपाल प्रथम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत पर महमूद गजनी के आक्रमण के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया था।
जो इसका सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखते हैं। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गौरी की पेशावर पर विजय 1179। भारत पर तुर्क राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1185 में सियालकोट को जीता। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। अगला प्रश्न है, जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित करने के बाद गौरी अपने विजित प्रदेशों को किसे सौंपकर वापस गजनी चला गया था? करेक्ट आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया। गौरी की भारतीय विजयों तथा नवस्थापित तुर्की राज का प्रत्यक्ष विवरण मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में मिलता है। ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण विजयों के अंतर्गत 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता। यहाँ पर स्थित जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट किया। उनमें मलबे पर क्रमशः कुब्बत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुर्की आक्रमण की राजपूत राज्यों पर विजय को निम्न में से किस इतिहासकार ने दैवी कृपा माना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हसन निजामी। फकीह-उद-दबीर ने राजपूत राज्यों की पराजय एवं तुर्कों की विजय हेतु 2 मुख्य कारणों को उत्तरदायी माना। प्रथम, तुर्की सेना में अश्वारोही सेना की उपस्थिति। दूसरा, भारतीय राजाओं की दुर्बल सेना। जदुनाथ सरकार ने तुर्कों की राजपूतों पर विजय हेतु 3 महत्वपूर्ण कारण बताए। कानूनी हैसियत, धार्मिक अधिकार के मामले में पूर्ण रूप से सामाजिक समानता, अपने भाग्य को पूर्ण रूप से अल्लाह के भरोसे छोड़ने की नियतिवादी विश्वास के कारण मुस्लिम सैनिक युद्ध में सर्वथा मृत्यु भय से मुक्त होकर लड़ते थे। सैनिकों का नशा मुक्त होना, क्योंकि शराब पीना कुरान के मुताबिक पाप था तथा राज्य द्वारा दंडनीय था। इसके विपरीत हिंदू सैनिक में इसका अभाव था। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपियों के आगमन से पूर्व किस देश का पूर्वी देशों के साथ व्यापार में एकाधिकार था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इटली। यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो है पहला है वो है ममलूक अथवा गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक टॉपिक। तो इसके सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले विभिन्न वंशों में इनमें से कौन सा क्रम सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो कुल मिला के ये 5 वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे जो है ये ईस्वी बाईस भी है, तो इसको देख लेते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1491, लोदी 1491 से 1526। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सत्य हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तथा गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने एक व्यापारी से खरीदा था। गौरी ऐबक के गुणों से प्रभावित होकर उसे अमीर आखुर नियुक्त किया था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये सही नहीं है। जो सही है उन्हें देखते हैं। ऐबक ने लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया। गद्दी पर बैठने के समय ऐबक को गौरी के अन्य उत्तराधिकारियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए बदायूं को पुनः जीतकर इल्तुतमिश को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सत्य नहीं है। ऐबक को उसकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा गया, सही है। फरिश्ता के अनुसार उस समय किसी दानशील व्यक्ति को ही
ऐबक की उपाधि दी जाती थी। ये भी सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ऐबक की उपलब्धियों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी की सभी सही नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इन्हें देखते हैं। राज सिंहासन पर बैठने के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जिन्हें तुर्कान ए चीलगानी कहा जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली सल्तनत एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1229 ईस्वी। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सम्मान में खिलअत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख आर्थिक सुधारों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने चांदी का टंका, तांबे का जितल नामक सिक्का चलवाया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इल्तुतमिश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रचलन किया। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। मिन्हाज-उस-सिराज ने इल्तुतमिश को महान, दयालु तथा विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया। ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाने में किसने सहयोग किया था? तो करेक्ट आंसर है डी, दिल्ली की जनता तथा अमीर। रजिया सुल्तान को दिल्ली की जनता और अमीरों ने सहयोग प्रदान किया। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी रजिया के सिंहासन पर बैठने का विरोधी था। इसके अलावा मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची आदि रजिया के प्रबल विरोधी बने। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। सही को देखते हैं। रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह लाहौर का गवर्नर कबीर खान ने किया। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा एवं कुल्हा पहनकर राज दरबार में जाती थी। रजिया ने तबड़हिंद के उक्तादार अल्तुनिया से विवाह किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुलाम वंश के किस शासक ने नाइब-ए-मुमलिकात नामक नए पद का सृजन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुइजुद्दीन बहराम शाह। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के विभिन्न शासकों के शासनकाल का सही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1211 से 1236, बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। अगला प्रश्न है, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर इनमें से कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मिन्हाजुद्दीन सिराज, जिन्होंने तबकात-ए-नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बलबन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सही को देखते हैं। बलबन ने 1266 में गद्दी संभाला। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त किया। बलबन के समय बंगाल में तुगरील खां ने विद्रोह किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बलबन के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
ये सभी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए किरों की एक श्रृंखला बनाई। सीमा पर बने प्रत्येक किले में बड़ी संख्या में सेना रखी गई। उसने एक नए सैन्य विभाग दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बलबन की सैन्य व्यवस्था के संबंध में सही कथन है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। बलबन ने दीवान अर्ज के पद पर इमादुल मुल्क को नियुक्त किया। उसने अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त करने की योजना चलाई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बलबन द्वारा आरंभ किए गए सिजदा एवं पाबोस प्रथा निम्न में से किस परंपरा पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फारसी परंपरा। उसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अगला प्रश्न है, बलबन द्वारा जारी किए गए नीतियों एवं सिद्धांतों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। बलबन ने राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए बताया। राजत्व को देवी संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बलबन के विचारों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सही देखते हैं। बलबन के अनुसार सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। बलबन के अनुसार राजत्व के लिए भव्य दरबार एवं मान मर्यादा का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान को बलबन का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसे प्राप्त नहीं था। मौलाना रिजवी को, बाकी सभी को अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी, मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज इन्हें प्राप्त था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। सुल्तान बनते समय उसकी उम्र 70 वर्ष थी। उसने अपना राजाभिषेक किलो खड़ी में करवाया था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। उपरोक्त कथन में किस शासक के संबंध में कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चंगेज खां का नाती उलुग ने अपने लगभग 10,000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में ही रहने का निर्णय किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल के किस शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिरोज खिलजी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो और इसामी दोनों ने किस सुल्तान को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। अलाउद्दीन के राज्याभिषेक पर बर्नी ने कहा था कि शहीद सुल्तान या फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही बंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से जो है सही सुमेलित करना है। तो इसके करेक्ट आंसर को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ विजय 1303 ईस्वी, देवगिरी अभियान प्रथम 1296, मालवा विजय 1305, होयसल विजय 1311। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को शासन संभाला। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने हेतु कुल कितने अध्यादेश जारी किए थे? तो करेक्ट आंसर है ए, 4।
प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि जब्त कर उस पर अधिकाधिक कर लगा दिया, जिससे उसके पास धनाभाव हो गया। द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद एवं मुनहीन की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने मद्यपान, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों को आपस में मेल जोल, सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है, 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलुग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। गुजरात के किस शहर के निकट राजा कर्ण एवं अलाउद्दीन की सेना के मध्य संघर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन के समक्ष तोहफे के रूप में नुसरत खां ने मलिक काफूर को प्रस्तुत किया। 1307 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत का मलिक ए नाइब बना दिया। 1316 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद कफूर ने सुल्तान के नाबालिग लड़के को सिंहासन पर बैठाकर राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मध्य युग में लिखा गया एकमात्र काव्यात्मक इतिहास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फुतूह उस सलातीन। इसामी की कृति फुतूह उस सलातीन मध्य युग में लिखा गया एकमात्र काव्यात्मक इतिहास है। फैजी ने अकबर नामा को काव्यात्मक रूप में कलमबद्ध करना चाहा, लेकिन यह परियोजना कभी पूर्ण नहीं हो पाई। इसी प्रकार बदायूं ने लिखा कि मोहम्मद तुगलक को समर्पित शाहनामा की रचना बद्र-ए-चश्र ने काव्यात्मक रूप में की थी, लेकिन वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए-फिरोज शाही और फतवा-ए-जहांगीरी की रचना की। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तारीख-ए-अलाई एवं हमीर महाकाव्य में हमीर देव एवं उसके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन है। रणथंभौर के शासक हमीर देव एवं उसके परिवार के लोगों के जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन तारीख-ए-अलाई एवं हमीर महाकाव्य में मिलता है। 28 जनवरी 1303 को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुआ और उसकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गुहिलोत राजवंश के हमीर देव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार पुनः स्वतंत्र हो गया। अगला प्रश्न है, राज्य एवं शासकों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। जालोर, कान्हन देव, जैसलमेर, दूदा, मेवाड़, राणा रतन सिंह। मालवा का शासक महलक देव था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इनमें से किस संबंध में इतिहासकारों ने अकबर को अलाउद्दीन के समतुल्य माना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विजयों और शत्रु को मित्र बनाने के संबंध में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण में प्रथम 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया था। मलिक काफूर के तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचने पर वहां के शासक ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। दक्षिण भारत के किस राज्य ने कभी भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पांड्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सही नहीं है, बाकी सही है।
अलाउद्दीन के समय में मंगोल आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय और प्रतिशोध की भावना थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों का पहला आक्रमण 1297-98 में कादर के नेतृत्व में पंजाब एवं लाहौर में हुआ। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अलाउद्दीन के समय 4 महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। इन मंत्रालयों के नाम एवं संबंधित विभागों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है, बाकी सही है। दीवाने वजारत वित्त विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने रसातल विदेश संबंधी कार्य। दीवाने ईसा जो है वो अलाउद्दीन के समय तीसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय था, जिसका प्रधान दवीर खास था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के संचालन से इनमें से कौन से पद से संबंधित नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं था, जबकि बाकी तीनों बाजार के संचालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय न्याय प्रशासन से संबंधित पदाधिकारियों का इनमें से कौन सा क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुल्तान, काजी उल कुजात, नायब काजी, मुफ्ती। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के शासनकाल में इनमें कौन एक पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी नहीं होता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बरीद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अलाउद्दीन के सैनिक संबंध में निम्न में से कौन सा एक असत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उसने सेना का विकेंद्रीकरण किया। ये कथन गलत है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय कुल 11 प्रांत थे। प्रांतों के प्रशासन की देखरेख हेतु प्रांतपति नियुक्त किए जाते थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार प्रांतपति के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग करते थे? करेक्ट आंसर है ए वली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के संबंध में कथनों पर विचार करें तो कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2, 3, 4। अलाउद्दीन के आर्थिक नीति के विषय में हमें व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया। इस प्रणाली के तहत प्रमुख वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। उसने अनाजों की बिक्री हेतु सहनाई मंडी नामक बाजार की स्थापना की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सराय ए अदल क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनाज को छोड़कर अन्य वस्तुओं का बाजार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व एवं कर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ये सही नहीं है। अलाउद्दीन ने उपज का 40% भूमि कर खराज में लेना निश्चित किया था। ये गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसने 40 नहीं 50% वसूल किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लेनपुल। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी रुचि थी। उसके द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में करवाया। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में अलाई दरवाजा स्थित है। इसे सुल्तान ने 1311 में बनवाया। अलाई दरवाजा में एक गुंबदकार प्रवेश द्वार है, जिसे लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है और इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। अलाई दरवाजा की दीवारों को नस्क लिपि से बारीकी से उकेरा गया है। यह अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की हत्या करवा दी तथा स्वयं को खलीफा घोषित किया। साथ ही उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण आदि व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उपरोक्त कथन खिलजी वंश के किस शासक से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुबारक शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। वह जन्म से भारतीय था तथा उसकी माता हिंदू थी।
उपरोक्त जानकारी में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के बारे में दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गयासुद्दीन तुगलक संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला शासक था। उसने मुक्ता तथा वली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन को काटने की कुप्रथा को बंद करा दिया। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के निम्न आर्थिक सुधारों पर विचार करें एवं इनमें से असत्य कथन की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। उसने अमीरों की भूमि को उससे छीन लिया, ये गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। मध्यकालीन भारत के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन के समय में सुदूर दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। बंगाल विजय से लौटते समय अफगानपुर में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही महल के गिर जाने से दबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 57, अलाउद्दीन 1394, महमूद 1399 से 1412। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्यारोहण होने के बाद कुछ नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसकी 4 प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने का कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसके सही क्रम जो है वो हो जाएंगे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326-27 प्रथम योजना, राजधानी परिवर्तन 1326-27 द्वितीय योजना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 तृतीय योजना, खुरासान एवं कराची अभियान चतुर्थ योजना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मोहम्मद बिन तुगलक को कृषि संबंधी सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम योजना के तहत दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की। जिस वर्ष दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 50% की वृद्धि की गई, उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के तहत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरण का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इससे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अरब संस्कृति का विकास हुआ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन का कारण नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रसार। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चीन एवं ईरान से। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान हेतु नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खुसरो मलिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसके शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके चचेरे भाई तथा गुलबर्गा का सूबेदार गुरशाप ने किया था, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिरोज तुगलक के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी हैं। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 1351, जाजनगर या उड़ीसा पर आक्रमण 1360, बंगाल पर आक्रमण 1353। फिरोज तुगलक 1361 ईस्वी में नगरकोट के शासक को परास्त किया और वहां के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया। 1360 में जाजनगर पर आक्रमण किया और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया। वहां के शासक भानुदेव तृतीय को हराया। 1362 में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया। 1398 में उसकी मृत्यु हो गई।
तुगलक के कर व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया। सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10वां भाग वसूला जाता था। उसके शासनकाल में भू राजस्व का उपज 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सुल्तान का सबसे प्रिय नगर था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक के आम जनता के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी कार्य किया। इस संबंध में दारुल सफा क्या था? करेक्ट आंसर है सी, राजकीय अस्पताल, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। और अन्य कार्यों को देखते हैं तो दीवाने बंदगान, दास विभाग की स्थापना, रोजगार दफ्तर की स्थापना, दीवाने खैरात, मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु, दीवाने इश्तियाक, पेंशन विभाग, दारुल सफा, राजकीय अस्पताल। फिरोज शाह ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। फिरोज तुगलक के प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और वो कानून की व्याख्या करता था। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फुतवाते फिरोज शाही। इसकी रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांगीरी एवं तारीख फिरोज शाही की रचना की, जबकि सीरत फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान ने की। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीक को फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ का एजुद्दीन ने दयालते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया। फिरोज तुगलक की मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। उसने तांबे एवं चांदी के मिश्रण से बने अद्दा एवं बिख नामक सिक्के जारी करवाए। उसने अपने सिक्कों पर अपना तथा अपने पुत्र फतह खां का नाम अंकित करवाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नासिरुद्दीन महमूद शाह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नासिरुद्दीन महमूद के समय तक तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण नहीं कर सका। यह गलत है, बाकी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, खिज्र खां। खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। तैमूरलंग भारत से वापस जाते समय खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। फरिश्ता ने खिज्र खां की एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है। इसकी मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किए। अगला प्रश्न है, खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह था। मुबारक शाह के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। मुबारक शाह का प्रधानमंत्री सरवर उल मुल्क था। तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद शाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली पर महमूद के आक्रमण के समय बदायूं का सूबेदार बहलोल लोदी था। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहलोल लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 to 4। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज का संस्थापक था। 1451 में वह बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग बना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर शाह लोदी के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से असत्य कथन हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में नियुक्त किया। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते हैं अपने
सिकंदर लोदी के निम्न में से किस कार्य से उसके धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु होने का प्रमाण मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाना, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए देना, पुनः हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक कार्य सिकंदर लोदी द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उसने मस्जिदों से शिक्षा को अलग कर शिक्षा को अलग विभाग के अधीनस्थ स्थानांतरित किया। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इब्राहिम लोदी एवं मेवाड़ के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेवाड़ पर अधिकार को लेकर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सिकंदर लोदी के विषय में कहा था कि वो मृत्यु उपरांत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फरिश्ता। अब यहाँ से जो है सल्तनत कालीन प्रशासन स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। सल्तनत कालीन मंत्रियों एवं उनके कार्यों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दीवाने इंसा, व्यय के कागजात की देखभाल। ये गलत है, बाकी सही है। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, दीवाने आडिज सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी, दीवाने रसातल विदेशों से पत्र व्यवहार। दीवाने इंसा ये प्रमुख कार्य सुल्तानों की घोषणाओं एवं पत्रों का मसवेदा तैयार करना था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग का होता था? करेक्ट आंसर है डी, मुशरिफ मुमालिक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। सल्तनत काल में धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी सदर सुदूर। सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात। दीवाने बड़ीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवाने नजर प्रमुख कार्य उपहार वितरण करना था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मजलिस एक खलवत की बैठक बाड़े खास में होती थी। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नायब वली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल में प्रशासनिक पदों का कौन सा क्रम अवरोही रूप से सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इक्ता, सिख, परगना, ग्राम। इक्ता प्रांत, सिख जिला, परगना ग्राम समूह, ग्राम निम्न स्तर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत कालीन सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसमें से 1, 2, 3 सही है। 10 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी को सरे खेल कहा जाता था। इस काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राट कहा जाता था। इस काल में नावों के बेड़ों का संचालन मीर बहर नामक अधिकारी करता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत कालीन सेना से संबंधित निम्न पदों को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CABD, खान, मलिक, अमीर, सिपहसलार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुल्तान सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सुल्तानों के बाद निम्न में से कौन न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सदर उस सुदूर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सल्तनत काल में भूमि के वर्गीकरण के संबंधी कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इस समय दान में दी गई भूमि को मदद-ए-मास कहा जाता था। प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के नियंत्रण में रखने वाली भूमि की खालसा भूमि कहा जाता था। सल्तनत कालीन कर व्यवस्था में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष कर नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जकात। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल की राजस्व प्रशासन में लंक बटाई का क्या तात्पर्य था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फसल काटकर खलिहान में लाने के बाद
अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच लगान का बंटवारा करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में राजस्व की दृष्टि से राज्य की भूमि को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था। निम्न में से कौन एक सल्तनत काल में भूमि प्रकार नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मसाहत भूमि। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन निम्नांकित कृतियों एवं उसके रचनाकारों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है। बाकी असिका, अमीर खुसरो, फुतुह उस सलातीन, ख्वाजा अबू बकर इसामी, किताबुल लैला, इब्न बतूता। तारीख अलाई के लेखक अमीर खुसरो हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल के महत्वपूर्ण लेखक थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बर्नी ने नहीं की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नुहे सिपहसार। नुहे सिपहसार की रचना अमीर खुसरो ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांगीरी, खुनाए मुहम्मदी, सलाते कबीर, इनायतनामा इलाही, मासीर सादात, हसरतनामा, तारीख बलमियान आदि की रचना की थी। सल्तनत कालीन संस्कृत से फारसी में अनुदित किस पुस्तक का संबंध नक्षत्र विज्ञान से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दलायते फिरोज शाही। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत कालीन शासकों एवं उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त फारसी विद्वानों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। उन्हें देखते हैं। कुतुबुद्दीन एवं ख्वाजा सदर हसन निजामी, इल्तुतमिश, ख्वाजा अबू नस्र, अलाउद्दीन खिलजी, मौलाना आरिफ अब्दुल रहीम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत कालीन विद्वानों एवं कवियों में अमीर खुसरो का विशिष्ट स्थान है। यह फारसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से जो है पहला कथन सत्य है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। बाकी के कथनों को देखते हैं। दूसरा है, इसके बचपन का नाम अबुल हसन था। तीसरा, यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। चौथा, इसने अपनी पुस्तक नूह सिपीसर में भारत की प्रशंसा की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के किस मस्जिद में विग्रह विसल देव द्वारा रचित नाटक हरि केली की कुछ पंक्तियां आज भी दीवारों पर मौजूद है? करेक्ट आंसर है सी, 2.5 दिन का झोपड़ा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खिलजी कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में। इस दरवाजे के निर्माण का उद्देश्य कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में 4 प्रवेश द्वार बनाना। इस दरवाजे में सफ़ेद पत्थर का प्रयोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अब ये वीडियो जो है कंप्लीट होने वाला है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के अब वीडियो को लाइक कर दें, हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ इतना सा हमारे लिए कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जहाँपनाह नगर। जहाँपनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। 12 खम्बा महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, इसके धर्मनिरपेक्ष इमारत माना जाता है। फिरोज शाह कोटला की स्थापना फिरोज तुगलक। काली मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक। खिड़की मस्जिद का निर्माण खाने जहाँ जूना शाह द्वारा जहाँपनाह नगर में करवाया गया। लोधी कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया। सिकंदर लोधी के मकबरा का निर्माण इब्राहिम लोधी द्वारा करवाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत कालीन चित्रकारी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनमें से सभी सही हैं। सामान्यतः सल्तनत काल को भारतीय चित्रकला के पतन का काल माना जाता है। सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था। 1947 में हरमन गोइट्ज ने द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपनी एक लेख छपवाकर यह विचार व्यक्त किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। तुर्कों ने अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र लाए। शेख मुहिद्दीन चिश्ती के अनुसार संगीत आत्मा के लिए पौष्टिक आहार है। भारत में सर्वप्रथम कव्वाली गायन को अमीर खुसरो ने प्रचलित किया। ये सभी सही हैं। बर्नी ने केकूबाद के बारे में लिखा कि केकूबाद दिलवाड़ी वंश का सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। बर्नी आगे लिखते हैं कि केकूबाद ने संगीतकारों एवं गजल गायकों की इतनी अधिक संख्या में संरक्षण प्रदान किया कि राजधानी की गलियां तथा सड़कें इनसे भरी हुई थी। बर्नी ने इस समय के मशहूर संगीतकारों शाहचंगी, नुसरत खातून एवं मेहर अफरोज का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन के दरबार में महान कवि एवं संगीतज्ञ अमीर खुसरो के संरक्षण प्राप्त था। उसने दक्षिण के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। इस काल में प्रचलित ख्याल गायकी के आविष्कार का श्रेय जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को दिया जाता है। सुल्तान काल में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने कव्वाली गायन को प्रचलित किया। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये मध्यकालीन का डे फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट कर बता भी सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। हमारी मेहनत, हमारी एफर्ट्स के लिए प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जो है आप इसके पहले के वीडियोस को देख सकते हैं और कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। कीप मोटिवेटिंग अस। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय।